हाय एवरीवन, क्लास 10 के लाइट चैप्टर के 4th वीडियो में सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग किरण आरेख पढ़े थे और अवतल दर्पण की सहायता से किसी भी वस्तु का विभिन्न स्थितियों के सापेक्ष बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार को हम लोग जाने थे बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग 3 ही स्थिति पढ़ पाए थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग उसके बाकी 3 स्थिति यानी अवतल दर्पण के सापेक्ष और 3 स्थिति है बच्चों, वो आज हम लोग जानेंगे। और फिर अगर टाइम बचता है तो उत्तल दर्पण के सापेक्ष भी सीख लेंगे और अंत में एक ही चीज बच जाता है किरण आरेख में, और वो है समतल दर्पण की सहायता से वस्तु का बनने वाले प्रतिबिंब का चित्रण, या उसको कह सकते हैं किरण आरेख। ठीक है बच्चों, तो पीछे के वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर आई का आइकॉन बना होगा, उस पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं लाइट चैप्टर का बच्चों, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे देंगे बच्चों, आप इसको खोल के देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, हम पिछले लेक्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा तीसरा हो गया था, चौथा स्थिति है जब वस्तु C तथा AF के बीच हो। C मतलब इस अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र, ये रहा आपका C, और F मतलब इस अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ये रहा F। C और F के बीच देखिए आपका एक वस्तु रखा हुआ है AB, ठीक है, और अवतल दर्पण के सापेक्ष है ये। तो C और F के बीच एक वस्तु हम AB रखे हैं। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया है कि प्रतिबिंब तब तक नहीं बनता है जब तक कि हम किसी एक बिंदु से कम 2 किरण को आपतित नहीं करा लें। तो आप देख पा रहे हैं यहां से A से 2 ठो किरण निकला हुआ है, एक AR दिशा में गया है और एक AP दिशा में गया है, एक AR दिशा में और एक AP दिशा में। फिर यहाँ पर एक कंडीशन है, क्या हम किरण को ऐसा ही ले सकते हैं या और भी हमारे पास विकल्प है? तो डियर स्टूडेंट, आपके NCERT बुक में यहाँ पर एक पैरेलल लिया है बच्चों और एक लिया है सेंटर को टारगेट करके, यानी सेंटर तो पीछे है तो सेंटर पे तो जाएगा नहीं। तो मान लेते हैं कि सेंटर के डायरेक्शन से ही एक किरण निकला हुआ है, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो आपको पता है कि जब प्रकाश किरण दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर आपतित होता हो तो उसी पथ पर वापस लौट जाता है बच्चों। तो आप एक इसके बजाय, AP के बजाय इस तरह का भी डायरेक्शन में किरण ले सकते थे। फिर हमने क्यों नहीं लिया? इसलिए नहीं लिया बच्चों ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हम किसी तरह से भी किरण आरेख बना सकते हैं। ये नहीं कि बुक में जो चीज किया हुआ है हम केवल वही करेंगे तभी आपका ये बनेगा। तो देखिए, फिर भी हमारा जो बुक में जो काम किया है उसके अलावा अगर दूसरा पोजीशन लेते हैं आपतित किरण का, तो हमारा इमेज उसी पोजीशन पे बनता है कि नहीं ये भी देख लेंगे, और वही प्रकृति का होता है कि नहीं, और आकार भी वैसा ही है कि नहीं। आप देख पाएंगे कि सारा चीज वही है। आप वीडियो को देखते समय NCERT के बुक को सामने रख लें बच्चों, और जो चीज हम पढ़ाते हैं उसको मिला के आप देखें, और फिर कॉपी में आप उसको कॉपी करते हुए चले जाएं बच्चों। ठीक है, A से 2 किरण निकला है, एक AR कैसा है, तो आप देख रहे होंगे कि मुख्य अक्ष के पैरेलल है। तो मैंने बताया है कि जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो तो यह परावर्तन के फलस्वरूप मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। तो आप देख पा रहे हैं कि F से होकर गुजरा है ये, और यह R से F होते हुए S दिशा में चली जा रही है। A से एक अन्य किरण हम निकाले हैं जो ध्रुव पर आपतित कराए हैं। कहां पर कराए हैं बच्चों? ध्रुव पर। ध्रुव पर ये जितना डिग्री का कोण बनाएगा उतना ही डिग्री कोण से यह इधर वापस लौट आ रहा है बच्चों। तो हम देख पा रहे हैं थोड़ा सा ये कोण इसकी तुलना में थोड़ा अधिक है तो थोड़ा नीचे बन रहा है, थोड़ा और कम होता तो शायद ये यहाँ पे कटता। हमने यहाँ इंची स्केल का इस्तेमाल नहीं किया है बच्चों, फ्री हैंड किया है, इस कारण से एकदम एक्यूरेट इमेज नहीं है। आप जो घर में जो ये सब किरण आरेख बनाएंगे उसमें पेंसिल और स्केल की सहायता से बनाएंगे, आपका एकदम एक्यूरेट बनेगा। किरण आरेख पढ़ने के बाद हम लोग इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट जब बताएंगे उसमें बड़ा मजा आएगा बच्चों। उसमें देखिएगा कि आप स्केल एक हम लोग सूत्र से भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और उसका जब किरण आरेख बनाएंगे तो आप देखिएगा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, एकदम एग्जैक्ट आता है बच्चों। उसमें ये पूरी प्रैक्टिकल हो जाता है। एक AR हुआ, परावर्तित होके मुख्य फोकस होते हुए परावर्तित हो रहा है,
और दूसरा ध्रुव पर मैंने कल बताया था कि ध्रुव पर आपतित कराइएगा तो ध्रुव से ही निकल जाएगा। जितना कोण आप ध्रुव पर आपतन कोण बनाया है उतना ही कोण हो जाएगा परावर्तन कोण। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक ठो आप परावर्तित प्रकाश है RS और एक ठो परावर्तित प्रकाश है PQ। ये दोनों परावर्तित प्रकाश एक दूसरे को यहाँ काट रहा है। तो यहीं पर इमेज बनेगा किसका, जहां से किरण निकलना शुरू किया था उसका। कौन सा, कहां से निकलना शुरू हुआ है, A से। तो यह A का इमेज हो गया बच्चों। तो A के इमेज को हम लोग A' लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, A'। अब क्या B का इमेज बनाने के लिए B से भी किरण निकालेंगे तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऐसा करना आवश्यक नहीं है। आप किसी भी आकृति का एक सबसे ऊपरी भाग का इमेज बना लीजिए और पूरे उसका अगर इमेज चाहते हैं तो एक सबसे ऊपर यानी शीर्ष का इमेज बनाने के बाद मुख्य अक्ष पर लंब डाल दीजिए, आपका पूरा इमेज बनकर तैयार हो जाता है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन पर लंब डाल देंगे। तो देखिए मैंने डाल दिया है। तो यही हो गया हमारा A', इस वस्तु AB का इमेज है। अब देखिए हमने इसको A', पढ़ा जो कि उल्टा है। अगर AB इमेज है तो AB अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज B', A' है बच्चों। आप देख पा रहे होंगे इसका इमेज B', A' है। कहां पर इमेज बना है देखिए आप, तो C से परे, C से दूर बना है तो लिखेंगे C से परे, C से परे। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु से बड़ा दिख रहा है तो लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और आप देख रहे होंगे प्रकृति, तो वास्तव में ये दोनों जो परावर्तित प्रकाश है ये वास्तव में काटा हुआ है तो क्या लिखेंगे वास्तविक। और या ये भी था तो पलट के B ये बन गया है तो लिखेंगे एवं उल्टा। तो तीनों चीज आप इसका जान गए। एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछा जाता है इस पर कि किसी अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र C और F के बीच अगर हम किसी वस्तु को रख दें तो इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरणारेख खींचकर इसकी स्थिति, प्रकृति एवं आकार को बताए। ये 3 अंक इसमें दिए जाते हैं बच्चों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ रहे होंगे तो आप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों वीडियो को देखेंगे और वीडियो का प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर जो आई का आइकॉन बना हुआ है मिल जाएगा बच्चों, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं बच्चों। अब देखिए इसका चौथा केस पढ़ते हैं बच्चों। चौथा केस कहाँ होगा, सबसे पहला अनंत पर था, उसके बाद C से परे था, उसके बाद C पर था, उसके बाद C और F के बीच देखिए रखे हुए हैं। अब की बार हम F पर रखेंगे बच्चों। कहां पर रखेंगे वस्तु को, F के ऊपर। देखिए F पर वस्तु को हम रख लेते हैं। ये भी मिटा देते हैं बच्चों। आप पहले उतार लिए होंगे, चौथा केस आप उतार लिए होंगे, ये सब सारा चीज मिटा देते हैं। हालांकि ये तो वही रहेगा, वास्तविक उल्टा। इस अवतल दर्पण में सारे केस में वास्तविक एवं उल्टा ही इसका प्रकृति होता है बच्चों। केवल एक स्थिति में आभासी एवं सीधा होता है, उसको भी लास्ट में अभी हम बताएंगे। देखिए ये रहा आपका एक अवतल दर्पण। ये रहा इसका पोल, ये रहा सेंटर, ये रहा फोकस। आप कहां वस्तु रखने जा रहे हैं, फोकस के ऊपर। ए भी मान लीजिए आपका एक वस्तु है जो कि कहां पर है, इसके मुख्य फोकस F के ऊपर है। इमेज वस्तु ऑब्जेक्ट को जब भी हम नीचे रखते हैं तो वो हमेशा लंबवत ही रखा जाता है बच्चों। तो ए से आपके पास देखिए क्या क्या केस है। पहले दर्पण का नाम लिख लीजिए MN। ए से कितना स्थिति आपके पास है जो आप कर सकते हो। पिछले वीडियो में सारे स्थिति का पिछले जो केस 4 हम बताए थे D नंबर, उसमें शायद हम भूल गए बच्चों कि
जितनी स्थिति हो सकता था सब बताते, लेकिन हमें एक चीज़ छोड़ दिया था, सेंटर वाला। नहीं, सेंटर बताया था शायद, फोकस वाला छोड़ दिया था बच्चों। यहाँ पर हम लोग सारे का गप करेंगे। देखिए, हम पैरेलल भी जा सकते हैं, यहाँ से पैरेलल भी निकल सकते हैं। रिटर्निंग के बाद फोकस, रिटर्निंग के बाद फोकस, तो फोकस यही है। पैरेलल तो यही है फोकस, यहाँ एफ नहीं है, यहाँ है। एक जगह नहीं लिख पा रहे थे, इसलिए मैंने एफ को थोड़ा सा साइड करके लिख दिया, पर एफ यही पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखें। एक पैरेलल लिया तो दूसरा रिटर्निंग किधर से लेंगे बच्चों? फोकस। ठीक है, तो ए बी यहां पर ले लेते हैं आपका क्यू। ए क्यू एक किरण ले लिए। अरे से एक अन्य किरण आप निकालना चाह रहे होंगे बच्चों, तो दूसरा भी किरण आप निकालिए। चाहे तो आप सी से ले सकते हैं। कहां से ले सकते हैं बच्चों? सी से। ये बहुत प्रॉब्लम करता है, आप इंची की सहायता से बनाएंगे। सी से एक लेंगे, अगर हम डायरेक्शन सी का करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे इस तरह से ये आ रहा है। ये हमेशा एक दूसरे से कैसा चल रहा है बच्चों? देख पा रहे हैं, पैरेलल। सी सोच करके एम बिंदु पर आपतित कर रहा है, एम1 एम पर, और एम से रिटर्निंग हो जाएगा फिर इसी में, या एम1 डी दिशा में चली जाएगी। और ए क्यू जो है सो हम ले लेते हैं यहाँ की एस दे देते हैं, आर देना ठीक नहीं लगता है। तो ए से एक किरण निकला ए क्यू और दूसरा किरण निकला ए एम। ए एम किस डायरेक्शन में निकला है? तो सी को टारगेट लेते हुए निकला है। लग रहा है कि ए से जो किरण आ रहा है वो ए से नहीं बल्कि सी से आ रहा है। तो सी से होकर के जब टारगेट लेंगे तो रिटर्निंग फिर इसी में जाएगा बच्चों। और जब पैरेलल लिए हैं तो जाएगा फोकस से होते हुए। अब हम देख रहे हैं कि ये भी एक परावर्तित प्रकाश है और ये भी एक परावर्तित प्रकाश है बच्चों। और दोनों परावर्तित प्रकाश को अगर हम जितना भी आगे बढ़ा दें, यह नहीं नजर आ रहा है कि कहाँ मिलेगा। और पीछे भी बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं है कि पीछे भी कट जाएगा, लेकिन वास्तव में ये कहीं ना कहीं कटेगा, इसलिए कि ये जो है सो एक दूसरे से दूर नहीं भाग रहा है कि नहीं कटेगा, पैरेलल जा रहा है बच्चों। तो कितना दूर पर मिलेगा पता नहीं, तो हम लोग कहते हैं अनंत। क्या बोलते हैं? अनंत। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ हो जाएगी? तो लिखेंगे अनंत पर हो जाएगी। कहाँ पर? अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति लिखेंगे अनंत पर। दूसरा, इसका आकार कैसा है? तो वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा ही होगा बच्चों। और तीसरा है प्रकृति, तो वास्तव में ही सोच रहे हैं कि कटेगा, बहुत दूर अनंत पे कटेगा, लेकिन वास्तव में ही जा रहा है किरण दोनों एक दूसरे के तरफ, इसलिए वास्तविक एवं उल्टा बनेगा बच्चों। अब देखिए, अगर हम ये ऐसा स्थिति नहीं लेकर के दूसरा लेते तो क्या फिर भी ऐसा ही इमेज बनता? तो आप देख पा रहे होंगे ऐसा ही बनता बच्चों। आप पहले इसको उतार लेंगे, जो अभी पहले इमेज था उतार ले सकते हैं, और फिर याद दे करके दूसरा भी बना लेंगे जो अभी हम देने वाले हैं आपको बना के। अब देखिए, हम ये सी से टारगेट ना करते हुए पी पर टारगेट कर रहे हैं बच्चों। देख सकते हैं आप कि हम पी से टारगेट कर रहे हैं। यहां भी आप देख पा रहे होंगे दोनों पैरेलल ही है, यहां भी आप देख पा रहे हैं कि दोनों पैरेलल ही है। अब किसी किसी का इसमें तर्क हो सकता है कि सर ये जो है ये आपतित प्रकाश है, ये हो गया आपका परावर्तित प्रकाश, और ये आपतित प्रकाश ही है, तो परावर्तित और आपतित प्रकाश यहाँ पर टकरा जा रहा है इसके परावर्तन होने के पहले ही, तब कैसे होगा सर? तो डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, जब तक ई यहाँ आएगा तब तक ये प्रकाश इधर ही कहीं रहेगा, या यहाँ इसका डिस्टेंस आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा, इसका कम है, तो ये नहीं कटेगा, ये पार हो जाएगा बच्चों। और ये पार होने के बाद ये इधर से आएगा, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों पैरेलल होगा। तो ये हम जो इमेज दे रहे हैं ये बुक में ये भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज ना करें। आपके पास जितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं सारा लागू कर सकते हो किरण आरेख में, ना कि केवल बुक में जो एनसीईआरटी बुक में आपका जो दिया हुआ है केवल आप वही कर सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं आप यह भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्थिति भी इसका हो गया अनंत पर, प्रतिबिंब का आकार हो गया वस्तु से बड़ा, और प्रतिबिंब की प्रकृति हो गया वास्तविक एवं उल्टा। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है?
अभी तो आप एफ पर मौजूद हैं, अब एफ से थोड़ा आगे जाइएगा, क्योंकि अनंत से आप चलते आ रहे हैं। अनंत से पर पहले थे, फिर सी से थोड़ा दूर में थे, फिर सी पर थे, फिर सी एफ के बीच पर थे, फिर एफ पर हैं, अब की बार एफ और पी के आप बीच पे जाने वाले हैं। ये हो गया आपका पोल। ये हो गया आपका सी, ये हो गया आपका एफ। यहां पर हम पी और एफ के बीच वस्तु रखेंगे। अब की बार कहां रखेंगे, सॉरी, जब वस्तु ये 5 नंबर हम बता रहे थे बच्चों, 5, तो केस ई में था जब वस्तु एफ पर हो। कहां पर हो, एफ। ये मैंने स्थिति बदलना भूल गया था, आप इसको स्थिति बदल लेंगे कि क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन का सारा बना रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ पर हो, ये स्थिति 4 था, मुख्य फोकस एफ पर, सॉरी 5 था, मुख्य फोकस एफ पर हो। अब है हमारा, इसको पहले उतार लेंगे, इमेज जो मिटा दी हम, इसके लिए वही इमेज था बच्चों, पहले आप उतार लेंगे, फिर आप स्थिति 6 देखिए, एफ। जब वस्तु मुख्य फोकस एफ एवं पी के बीच हो, एवं ध्रुव पी के बीच हो, ठीक है बच्चों। तो इसको भी मिटाते हैं। ये भी मिटा देते हैं, उसके लिए अलग होने वाला है। इसमें जो प्रतिबिंब की प्रकृति आकार लिखे थे नंबर ई में, उसमें लिख दीजिएगा वस्तु से अत्यधिक बड़ा बच्चों, क्योंकि वस्तु से बड़ा करने का मतलब ये हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं उसको देख रहे हैं, और हम देख नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कहें कि वस्तु से ही बड़ा हो रहा है। तो बहुत दूर में बनेगा और दोनों जा रहा है एक साथ में ही, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा। तो चलिए यहां पर लेते हैं हम लोग पी और एफ के बीच वस्तु को, पी और एफ के बीच। देखिए बच्चों, अब आपके पास कितने कितने ऑप्शन है इसके लिए आपके पास कितने ऑप्शन खुले हुए हैं। आपको मैंने बताया था कि 4 तरीके से आप किरण आरेख बना सकते हैं, यानी आपतित करा सकते हैं। पहला पैरेलल, दूसरा फोकस, तीसरा सेंटर, चौथा ध्रुव। पहला पैरेलल, दूसरा फोकस, तीसरा सेंटर, चौथा ध्रुव। तो देखिए क्या क्या कर सकते हो आप। जब हम बहुत नज़दीक हों, बहुत अगर नज़दीक हों और उसको देखना हो, तो सामने सामने में हमें शायद कठिनाई होती है बच्चों, यानी पैरेलल देखने में कठिनाई होती है। तो अगर हम हमारा हाथ एकदम सामने में है, तो थोड़ा ऊपर करेंगे तो उंगली दिख जाएगा ऊपरी हिस्सा, थोड़ा नीचे भी करेंगे तो दिखेगा। सामने देखेंगे तो डिस्टेंस कम हो जाता है बच्चों, यानी 25 सेंटीमीटर से कम। ये आगे के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, उससे कम सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को हम साफ साफ नहीं देख सकते हैं। ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार चैप्टर में आपको हम क्लियर करेंगे बच्चों। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, एक फोकस ले लेंगे और दूसरा एक पोल ले लेंगे और दूसरा फोकस को टारगेट करते हुए लेंगे, यानी तो सेंटर टारगेट करते हुए लेंगे। आपका इच्छा, आप जो ले सकते हो, ऐसा नहीं कि बुक में जो है वही ले सकते हैं। हम एक ले लेते हैं पोल बच्चों। क्या ले लिए, पोल। पोल से हमको बहुत लगाव है, इसलिए हम जो भी लेते हैं मैक्सिमम पोल लेते हैं। अब पूछेगा क्यों, पोल में कोण दिख जाता है कि मैंने कितना कोण से आपतन कोण बन रहा है मेरा, उतना ही कोण से हम परावर्तन कोण बना देते हैं, तुरंत मेरा क्लियर हो जाता है।
तो देखिए ये हो गया, इधर इतना कोण बनाते हुए निकलेगा। दूसरा ले लेते हैं सेंटर बच्चों, क्या ले लिए? सेंटर। ये सेंटर को टारगेट करते हुए हम ले लेते हैं। वास्तव में देखिए यहां से प्रकाश किरण नहीं आ रहा है, निकलना यहीं से है, इतने में टकराएगा, लेकिन सेंटर के डायरेक्शन में होने के कारण ये वापस उसी रास्ते पे लौट आता है बच्चों, ठीक है, और ये चला जाएगा इस डायरेक्शन में। तो देख रहे होंगे दोनों एक दूसरे से तिरछा है, दोनों का डायरेक्शन देख रहे होंगे एक दूसरे से तिरछा है। तो ये तो तय है कि एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगा, दोनों वास्तव में एक दूसरे से कभी नहीं मिलेगा। दो रास्ते अगर एक दूसरे से तिरछे हो तो पता होना चाहिए कि वो आगे कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों, वो कहीं ना कहीं पीछे मिलेगा। अगर उसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो सोचिए इन दोनों को अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। देख पा रहे होंगे बच्चों कि इन दोनों को जब पीछे बढ़ाए तो यह यहां लग रहा है मिल रहा है, वास्तव में नहीं मिल रहा है, लग रहा है कि यह यहां पर मिल रहा है। तो जो चीज लग रहा हो यानी आभास हो रहा हो तो हम लोग कहते हैं उसको आभासी। क्या बोलते हैं? आभासी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ए बी का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है ए डैश बी डैश। आप ध्यान देंगे ए बी ऊपर में था, ए डैश बी डैश भी ऊपर में ही है, यानी जो खड़ा था वो खड़ा ही है, यानी सीधा था तो वो सीधा ही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका आकार प्रकृति आभासी एवं सीधा है। आभासी को आप काल्पनिक भी लिख सकते हो, काल्पनिक एवं सीधा। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर है, आप देख सकते हो। पहले दर्पण बना लें, यहां पे एम एन कहां पर है, तो दर्पण के ये हो गया सामने, दर्पण के ये हिस्सा हो गया सामने, वो हिस्सा हो गया पीछे। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा प्रतिबिंब का आकार, आप देख पा रहे होंगे आकार कैसा है, तो वस्तु इतना ही बड़ा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा है, यानी लिखेंगे वस्तु से बड़ा, वस्तु से अत्यधिक बड़ा ही लिख दीजिए, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। तीसरा देखिए प्रतिबिंब की प्रकृति, तो वास्तव में नहीं कटाई, हम उसको जबरदस्ती किए हैं, तो लिख देंगे आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण की सहायता से हम लोग किरण आरेख पूरी पढ़ लिए हैं। अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, थर्ड लेक्चर में भी मैंने इसका इस्तेमाल किया था कि अवतल दर्पण में होता है क्या है कि जो पैरेलल जितना भी प्रकाश आ रहा होता है दर्पण पर, वो परावर्तन होने के बाद एक ही बिंदु पे जाके मिलता है। तो देखिए सूर्य पृथ्वी से काफी दूर है, तो सूर्य से जितनी भी प्रकाश किरण पृथ्वी पर आता है वो मैक्सिमम पैरेलल आता है बच्चों, ठीक है, यानी उससे जो पैरेलल जितना होने प्रकाश किरण होता है वही पृथ्वी पर पहुंचता है, बाकी सब दूसरे ग्रहों में चला जाता है। ठीक है बच्चों, सूर्य से जितना भी प्रकाश किरण आता है सबको हम मानते हैं कि पैरेलल ही आता है। तो जो पैरेलल प्रकाश किरण आपतित होगा, मान लीजिए सूर्य पृथ्वी पर हमें कोई दर्पण लगा दिए तो वो तो पैरेलल ही उसके ऊपर आपतित होगा। तो रिटर्निंग जब होगा यानी रिफ्लेक्शन जब होगा तो कैसा होगा, सब मुख्य फोकस होते हुए जाएगा। सब किरण जब एक ही बिंदु पर होकर के मिल जाए तो सूर्य से जितनी भी प्रकाश किरण आ रही है उसके अंदर जितनी भी ऊर्जा है सब एक बिंदु पर कलेक्ट हो जाता है। तो हम लोग ऊर्जा को एक बिंदु पर कलेक्ट करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी यूं कहिए कि सौर सेल में इसका इस्तेमाल होता है बच्चों। फिर से इसका ऑपोजिट, हम एक बिंदु से दूर तक अगर लाइट पहुंचाना होता है तब भी हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। मैंने कल बोला था गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसके हेडलाइट का जो फोकस होता है, हेडलाइट स्फेरिकल होता है बच्चों, स्फेरिकल का जो जहाँ पर फोकस होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में सारा चीज़ बताया है, सारे पद का परिभाषा, तो फोकस का भी परिभाषा बताया है। तो फोकस पॉइंट जहाँ होता है वहीं पर बल्ब सेट किया जाता है और बल्ब फोकस पर सेट करने के बाद उसका रिफ्लेक्शन सारा जितना भी उसका रे होता है सारा पैरेलल रिफ्लेक्ट होता है। तो पैरेलल होने के कारण फिर हम वही सोचेंगे कि दूर जाएगा।
तो हम लोग दूसरा कह सकते हैं कि टॉर्च में इस्तेमाल होता है, हेडलाइट में होता है, सर्च लाइट में होता है। और जितना भी किरण आरेख पढ़े बच्चों हम लोग, तो दर्पण के समीप जैसे ही लाए वस्तु को, प्रतिबिंब उसका बड़ा होता चला गया था, आप देख सकते थे। तो डॉक्टर लोग भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, कब? वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग आप खुद से लिख लेंगे और कमेंट बॉक्स पे सारे बच्चे इसको लिख के भेजेंगे कि अवतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग है। मैं कमेंट बॉक्स चेक करूंगा। अब देखिए उत्तल दर्पण पढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की सहायता से, यही किरण आरेख का उपयोग करके गोली दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निरूपण। 1 नंबर अवतल दर्पण की सहायता से। अब की बार हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर उत्तल दर्पण की सहायता से। किसकी सहायता से बच्चों? उत्तल दर्पण की सहायता से। उत्तल दर्पण की सहायता से जब वस्तु मुख्य फोकस, यहां पर देखिए उत्तल दर्पण में इतना केस नहीं होता है कि मुख्य फोकस पर है कि सेंटर पर है कि सेंटर फोकस के बीच है कि फोकस पर है, कुछ नहीं। इसमें 2 ही स्थिति होता है। क्यों होता है अभी आपको समझ में आएगा बच्चों। जितना भी मैंने केस बताया सारे का वीडियो आप बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिएगा देख देख के, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में ना लें बच्चे। अभी मैंने इतना ही मिटाया है। अब देखिए इसका 2 स्थिति क्यों होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम एक उत्तल दर्पण बनाते हैं। बच्चों वस्तु हमेशा दर्पण के सामने लेते हैं, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने या कहिए कि बाईं ओर, ठीक है। तो उत्तल दर्पण इधर है, इसका सारा चीज अगर इसको हम गोल कर दें, इसका सेंटर फोकस सब उधर होगा, ठीक है। यहां पर देखिए सेंटर, यहाँ पे सेंटर होगा, यहाँ पे इसका फोकस होगा, ठीक है। वस्तु को तो हम इधरे रख सकते हैं। एक होता है स्थिति जब अनंत पर हो, वस्तु 1 नंबर में कहां पर हो? अनंत पर हो। मान लीजिए हमारा एक वस्तु है, अनंत पर होगा। अनंत से जो भी प्रकाश किरण आएगा पैरेलल आएगा, और पैरेलल जब आपतित होगा रिटर्निंग किधर से होगा? फोकस। और प्रकाश जब यह दर्पण है, तो दर्पण एक अपारदर्शी पदार्थ है, तो यह पार नहीं होने देगा। पार होगा तभी ना फोकस को ही टारगेट करेगा बच्चों, पार नहीं होने देगा। कौन? इसका जो कलर किया हुआ भाग है ये, इसको पार नहीं होने देगा। तब यह वापस लौट आएगा किधर? इसी तरफ। कैसे लौटेगा? रूल तो फॉलो करना ही होगा कि पैरेलल जाए तो फोकस से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, या फोकस से लगना चाहिए कि आ रहा है। तो ये जो प्रकाश किरण है लगेगा कि यह यहां से आ रहा है, ये फोकस से होते हुए लौट रहा है। ये जो प्रकाश किरण है लगेगा कि ये फोकस से लौट रहा है, यहां से लौट रहा है, ठीक है बच्चों। ये लगेगा, वास्तव में यह ऐसा होगा नहीं, लगेगा। दूसरा इतना ही हो सकता है, या नहीं तो हम अगर वस्तु को थोड़ा नजदीक लेंगे तभी टेढ़ा और सीधे ऊपर देख सकते हैं। जब वस्तु दूर में हो तो मैंने बताया कि हमेशा आप पैरेलल ही देख सकते हो, लेकिन जैसे ही दर्पण के अगर हम नजदीक आ जाएंगे तो वस्तु को हम माथा ऊपर करके भी देख सकते हैं और माथा नीचे करके भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो माथा ऊपर करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है यहाँ। क्यों? तो माथा ऊपर हम क्यों करेंगे? मान लीजिए ये भी वस्तु है, यहाँ माथा ऊपर करने का मतलब है सेंटर फोकस को टारगेट करना। इधर कहीं इसका सेंटर फोकस बाईं ओर है ही नहीं, जो भी है दाईं ओर है, तो इसमें हमेशा माथा नीचे करना पड़ेगा। कहाँ करना होगा? नीचे। क्यों? तो सेंटर और फोकस को टारगेट करने के लिए बच्चों। देखिए आपका यहाँ फोकस है और यहाँ सेंटर है, तो आप मान लीजिए कि आप सेंटर को ही टारगेट कर रहे हैं, ये सेंटर को टारगेट हुआ। फिर वही रूल कि सेंटर से जाने वाला प्रकाश किरण सेंटर में ही लौटता है, तो इधर गया तो इधर ही लौट आया। अब देखिए एक पैरेलल लिए थे जो ले सकते हैं, एक सेंटर लिए थे जो इसी में आ गया। ये प्रकाश किरण
लौट के उधर चला गया, ये प्रकाश किरण इसी में आ गया, ये लग रहा है यहाँ से आ रहा है, तो ये हो गया परावर्तित प्रकाश इसके लिए और इसके लिए हो गया ये, तो दोनों यहाँ पे कट रहा है, तो यहीं पर इमेज बन गया बच्चों। वास्तव में कट रहा है क्या? नहीं, तो इसको हम लोग कहेंगे आभासी प्रतिबिंब। कैसा कहेंगे? आभासी। तो कहाँ रखे थे? जब दर्पण से कुछ दूरी पर रखे थे बच्चों। कहाँ पर रखे थे? अनंत था, अनंत, इस जगह को हम लोग पी कहते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच। यहाँ भी रखेंगे तो वही स्थिति बनेगा, यहाँ भी रखेंगे तो वही, यहाँ भी रखेंगे तो वही, यानी निश्चित दूरी पर कहीं भी रखेंगे इसका प्रकृति एक ही रहेगा, आभासी एवं सीधा, और आकार वस्तु से बहुत छोटा। ठीक है बच्चों। और जब अनंत पर रहेगा तो कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बिंदु आकार बच्चों। ठीक है। तो चलिए इसमें दोनों हम बता दिए, फिर से अलग से स्पेशल बनाते हैं। 1 नंबर, जब वस्तु कहां पर हो? जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, वही बात, फिर यही इमेज को दोबारा हम खींच रहे हैं बच्चों। डॉट डॉट का लाइन का मतलब होता है कि यह बहुत दूर से आ रहा है बच्चों। ठीक है। ये डॉट डॉट लाइन का मतलब है कि यह डिफिनिट डिस्टेंस पर नहीं है, बहुत दूरी पर है। ये सारे के सारे पैरेलल जब भी जाएगा तो किधर से आएगा? फोकस से होते हुए। एक और ले सकते हैं। देखिए रिटर्न सब इधर ही हो रहा है, ये तो मैंने ऐसे ही मिला दिया, ये तो वास्तव में मिलता नहीं है उधर, तो इसको हम लोग आभासी डॉटेड लाइन से दिखाएंगे बच्चों, डॉटेड लाइन से। ठीक है। तो कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है? तो सब जाकर के ये लगेगा यहीं से आ रहा है, यानी सबको जब पीछे बढ़ा है तो यहाँ मिल रहा है, इसलिए लिखेंगे मुख्य फोकस F के ऊपर, मुख्य फोकस F पर, मुख्य फोकस F पर। दूसरा, आकार कैसा है? तो अत्यधिक छोटा बिंदु आकार। तीसरा, इस प्रकृति कैसा है? तो वास्तव में नहीं है, आभासी है, इसलिए लिखेंगे आभासी। और आभासी का कॉम्बिनेशन है सीधा के साथ, आभासी एवं। चलिए तो आप इसको उतार लेंगे बच्चों, केस 2 इसी में कर लेंगे। चलिए आप उतार लिए होंगे।
जो मैं जितना भी मैं किरण आरेख बता रहा हूँ, ये सारे के सारे किरण आरेख आप घर में कॉपी में अवश्य लिखेंगे बच्चों। जब तक आप अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, ये आपका अपना हो नहीं सकेगा। तो हम क्या लेते हैं, किसी निश्चित दूरी पर, तो अनंत एवं ध्रुव के बीच ले लेते हैं वस्तु को। अनंत एवं ये हो गया ध्रुव, इसके बीच एक पैरेलल ले ही सकते हो आप, और दूसरा आपकी इच्छा, आप ध्रुव लेके टारगेट कर सकते हो, सेंटर लेके टारगेट कर सकते हो, फोकस लेके टारगेट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका सेंटर, ये हो गया आपका फोकस। चलिए मैं सेंटर को टारगेट ले रहा हूं, मान लीजिए यहीं है सेंटर। ये रहा, फोकस को थोड़ा दूर कर देते हैं बच्चों। ठीक है, अब ये पैरेलल है, तो पैरेलल है तो रिटर्निंग किधर से जाएगा बच्चों, फोकस से होते हुए, और ये इधर गया तो इधर ही लौट आएगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं एम, यहाँ पर ले देते हैं एन, यहाँ पर दे देते हैं क्यू। दोनों, एक तो रिटर्निंग चला गया इधर, और दूसरा इससे पार ही नहीं हुआ, इसी में यहाँ से आ गया, तो पीछे दोनों को बढ़ाए, तो लग रहा है यहाँ से आ रहा था। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, लम डाल देंगे। एक ए से निकला इसलिए ए का इमेज हो गया, पूरी हो गया बी का। तो आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, मुख्य फोकस एफ और पी के बीच। तो लिखेंगे मुख्य फोकस एफ एवं ध्रुव, इसको दो लिख दीजिए, केस बी जब वस्तु अनंत पर नहीं बल्कि अनंत एवं ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो, अनंत एवं ध्रुव के बीच हो, तब प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस एफ एवं ध्रुव पी के बीच। प्रतिबिंब का आकार लिख देंगे वस्तु से छोटा, बिंदु नहीं, वस्तु से, देख रहे होंगे वस्तु ये है और इससे छोटा है ये, तो आप लिखेंगे वस्तु से छोटा। तीसरा हो गया आभासी एवं सीधा, ये सबके लिए सेम चलेगा कॉम्बिनेशन, आभासी एवं सीधा। आभासी एवं सीधा। तो डियर स्टूडेंट, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों का किरण आरेख हो गया, और एग्जाम में अवतल और उत्तल से ही पूछा जाता है, समतल से बहुत कम ही ऐसा संभावना हुआ है कि पूछा गया हो, लेकिन फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे बच्चों, चूँकि अभी का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो हम बहुत जल्द आगे की वीडियो में आएंगे, यानी 5वां वीडियो लेकर के आएंगे लाइट के ऊपर। तब तक के लिए बहुत